इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 44वां 2 साल में 3 प्रधानमंत्री बदलने के बाद 12वीं लोकसभा के चुनाव में बीजेपी सबसे आगे रही। इन चुनावों में पहले जो बीजेपी के पास उनके साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं था, कई पार्टियां इनके साथ आ गई। इन्होंने एनडीए बनाया। उस चुनाव के जो रिजल्ट परिणाम रहे, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटें मिली, कांग्रेस को 141 सीटें मिली, समता पार्टी को 12 सीट मिली, सीपीआईएम को 32 और सीपीआई को 9 सीट मिली। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन की सरकार में आखिरी जो अविश्वास भाषण था, अटल बिहारी के चरित्र को हम यदि विश्लेषण करें तो वो उतना आसान नहीं है। ये थोड़ा कठिन इसलिए है कि उसके सामने कई परिस्थितियां थी। उसके सामने पाकिस्तान से आए हुए लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग थे, जिनके घर वालों को उन्होंने 47 के पार्टीशन में मरते हुए देखा, वो कट्टरपंथ था। दूसरी तरफ विद्यार्थी जीवन से जेल भी गए और माफ़ी भी मांगी, तो एक दोहरा चरित्र भी था। तीसरी तरफ अयोध्या के नाम से सांप्रदायिकता आगे बढ़ रही थी, आरएसएस उसको आगे बढ़ा रही थी, और अटल बिहारी की छवि सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर उन्होंने बनाई कि जिससे आसानी से लोगों को समझाया जा सके। दूसरा ये कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो भाषण था, जो उसका शैली थी, वो शैली हमेशा ही द्विअर्थ शैली थी। द्विअर्थ शैली का अर्थ होता है कि आप उसका एक अर्थ से ज़्यादा अर्थ लगा सकते हो, और उस भाषण शैली में उसकी ये बात हिंदुस्तान में अपील कर गई कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं है। एकदम ही कम्युनिस्टों से उल्टी बात उसने की। कम्युनिस्टों को जनता ने और नेताओं ने सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। उन्होंने कहा हम बनाने लायक नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम सरकार चला सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं है। ये बात अपील की। दूसरा ये कि सबसे पहले अटल बिहारी ने टेलीविज़न का उपयोग किया। लोकसभा के भाषणों का सीधा इसने प्रसारण किया। तीसरा ये कि सीताराम केसरी के बाद कांग्रेस एक डूबते जहाज की तरह हो रही थी। उसके खेवनहार में कोई उनको महत्वपूर्ण लीडर नहीं मिला। एक उसके ग्रुप ने मिला करके वापस सोनिया गांधी को विपक्ष की राजनीति के लिए प्रस्तावित किया। अब फर्क इतना ही था कि विपक्ष में कांग्रेस विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। बीजेपी अटल बिहारी की सरकार विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही थी और बात राष्ट्रीयता की कर रही थी कि हमें अपना उत्पादन करना चाहिए। अब जब समस्या जो देश में बढ़ रही थी, जो नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही थी, स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही थी, शिक्षा की समस्या बढ़ रही थी, उन सब बढ़ती हुई समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में वो नहीं थे, क्योंकि धीरे धीरे जो समझौते हुए, उन समझौतों के अंतर्गत इन लोगों ने भारत के उत्पादन को, उपभोग सामग्री को बनाने के बजाय, नई तकनीकी लेने के बजाय इन्होंने विदेशों से परचेज करना उसको ज़्यादा मुनासिब समझा, और पुरानी पद्धति को ख़त्म करके और नया शेयर पैटर्न जो आया उसको बड़ा तेज़ी साथ इन्होंने बढ़ाया। अटल बिहारी की सरकार में 13 पार्टियाँ राज में थी। दक्षिण की भी थी, पूर्व था, नेशनल कॉन्फ्रेंस उत्तर से भी थी। तो इन सब ने मिल कर के जो अटल बिहारी को बनाया, और अटल बिहारी का मुख्य जो था, भारत की एक राजधानी, राजनीतिक राजधानी है दिल्ली, एक भारत की राजधानी आर्थिक राजधानी है जिसको हम बॉम्बे कहते हैं। तो बॉम्बे की राजधानी से उनको एक बहुत मजबूत सहयोगी मिला, प्रमोद महाजन,
जिसने अटल बिहारी के साथ खूब काम किया है, इन लोगों ने मिल कर के देश को भावनाओं की तरफ दूसरी तरफ मोड़ने के लिए इन्होंने पहले 13 दिन में अटल बिहारी ने कोशिश की थी कि मैं भारत को आणविक ताकत बना दूं, दुनिया के सामने दिखा दूं कि हम एक आणविक देश है और हम अणुबम बनाना जानते हैं और अणुबम का हम परीक्षण करते हैं। अणुबम क्यों बनाया गया? इससे यूथ को रोज़गार मिला, शिक्षा में कोई सुविधा मिली या अस्पताल बढ़े, वो सवाल नहीं था। अरबों खरबों का रुपया देश की एक भावनात्मक एकता बनाने के लिए अटल बिहारी ने 11 मई 1998 को 3 भूमिगत आणविक विस्फोट किए, फिर 13 मई को 2 भूमिगत आणविक विस्फोट किए और कहने के लिए तो कहा कि इससे अमेरिका भी नाराज़ हुआ, जो देश साधन संपन्न थे वो भी नाराज़ हुए, लेकिन हकीकत कोई दूसरी है। क्योंकि जब राजनीति की हालत शतरंज की सी होती है कि शतरंज में सब कुछ होता है, बादशाह भी होता है, वजीर भी होता है, उसके हाथी घोड़े भी होते हैं, पैदल होते हैं, लेकिन अपने आप नहीं चलते, उनको कोई चलाने वाला चाहिए। वैसे ही राजनीति भी किसी न किसी की सेवा करती है। तो इनके जो मालिक और आका थे वो अंतर्राष्ट्रीय थे। भारत के अंदर कच्चा यूरेनियम है, लेकिन भारत में यूरेनियम के शोधन के कारखाने नहीं है। हमने यूरेनियम लिया है, अमेरिका से लिया है। हमने अणु विस्फोट करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए था अमेरिका ने दिया है। और अब बड़ा अजीबोगरीब दुनिया में देश है अमेरिका। तो वो उसका उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हमको दिख रहा है, तालिबान वही पैदा करता है, तालिबान को हथियार वही देता है, ट्रेनिंग वही देता है, जो तालिबानी उसके खिलाफ जाता है उसको मारता भी वही है, वाई भी वो लूटने की कोशिश कर रहा है। ये सारे उसके मुखौटे हैं। और भारत में आणविक विस्फोट करने में उसने सहयोग भी किया और उसने विरोध भी किया। भारत को यही मालूम नहीं था कि हम अणुबम किस पे डालेंगे। उससे 2 साल पहले चाइना ने अणु विस्फोट अपना कर लिया था और पाकिस्तान को डराने के लिए यदि उसने किया तो पाकिस्तान ने हमारे चंद महीने के अंदर ही उन्होंने 6 आणविक विस्फोट कर लिए। अब दोनों आणविक शक्ति बन गई। अब पाकिस्तान पर अणुबम गिराओगे तो आप भी सुरक्षित रहिए। ऐसे सूरत में अणु विस्फोट के नाम से एक देश के अंदर एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि इस मुल्क को यदि कोई ताकतवर बना सकता है तो अटल बिहारी वाजपेयी बना सकता है। और वाजपेयी को बहुत आगे तक चढ़ा दिया। इससे आरएसएस की कामना एक तरफ अयोध्या के नाम से जो वो चला रहे थे सांप्रदायिकता, वो बराबर जारी थी। दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम से इन्होंने कि हम भी एक आणविक छतरी में आ गए हैं और हमने दुनिया में किसी की परवाह नहीं की है। जब पाकिस्तान ने आणविक विस्फोट किया तो इनको पता चला कि हम तो पाकिस्तान पर भी ये नहीं डाल सकते बम, तो फिर बनाया क्यों? तो इन्होंने दूसरी नीति अपनाई, लाहौर के अंदर, दिल्ली लाहौर के बीच में बस चलाने की, जिसमें खुद बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी गया। लाहौर समझौता हुआ। एक तरफ लाहौर समझौता हो रहा था और दूसरी तरफ कारगिल की तैयारी हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो ये ऐसी स्थिति के अंदर भावनात्मक भड़काने में, भावनात्मक देश को भड़काकर नौजवान से रोज़गार छीनने में, नौजवान को चुप कराने में इनका प्रयास रहा, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। उन्हीं समय इनके साथ जो जयललिता थी, क्योंकि नारायणन ने कह दिया था पहले कि जिन पार्टियों का आपको समर्थन चाहिए उन लोगों को आप पहले लिख करके दे दीजिए। जयललिता ने लिख करके भी नहीं दिया था, लेकिन समर्थन दिया था और जयललिता पर केस चल रही थी। दबाव था कि जयललिता के ऊपर केस चालू रखे जाए, जयललिता का दबाव था कि केस विड्रा किए जाए। इन्हीं के बीच के अंदर जयललिता ने समर्थन की चिट्ठी वापस ले ली। जब समर्थन की चिट्ठी वापस ली, उसी समय अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस होनी थी। अविश्वास पर बहस हुई और जब वोटिंग हुआ तो बीजेपी को भी ये पता नहीं चला और 13 महीने से
अटल बिहारी की 13 महीने की सरकार एक वोट से गिर गई। यस में 269 हुए, नो के अंदर 270 हुए और 13 महीने के बाद सरकार चली गई और फिर दोबारा देश को एक चुनाव के हवाले खड़ा कर दिया गया। लेकिन देश को भावनाएं भड़काकर कारगिल वार के वहाँ तक पहुँचा दिए। इसी का दूसरा हिस्सा कारगिल वार अगले एपिसोड में लेंगे। इन्हीं के साथ धन्यवाद।